मैं हूं राम अवतार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। हमारे राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और वो टॉपिक पढ़ेंगे जो रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड, यानी फर्स्ट में भी है, रीड लेवल सेकंड में भी है, हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। आप यदि लेवल द्वितीय में सामाजिक विज्ञान से दे रहे हो तो उसमें भी है, सामाजिक एवं विज्ञान, और यदि आप विज्ञान और गणित दे रहे हो तो उसमें भी है। तो आखिर दोस्तों कौन सा हो सकता है वो टॉपिक? मुझे लगता है कि आपको कुछ अंदाजा जरूर लग गया होगा। हाँ, आप शायद सही सोच रहे होंगे, वो टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन। तो कहा जाता है ना, स्ट्रेटजी अच्छी होती है ना, युद्ध की रणनीति अच्छी होती है तो सफलता अवश्य मिलती है। और वही रणनीति का हिस्सा आज हम लेके आए हैं। हम उन टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो टॉपिक परीक्षा के अंदर एक से अधिक बार या पुनरावृत्ति हुई है उन टॉपिकों की, उन पे अपन अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाते हैं ताकि हम कम पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए। अब मापन और मूल्यांकन को यदि हम देखें तो आपके सिलेबस में चाहे रीड लेवल फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे हिंदी में आप शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो तो मापन मूल्यांकन मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में मिलेगा, विज्ञान की शिक्षण विधियों में मिलेगा और गणित की शिक्षण विधियों में मिलेगा। तो हमें पता है कि हम रीड लेवल फर्स्ट दे रहे हैं या तो भी हिंदी आएगा, संस्कृत आएगा और पर्यावरण अध्ययन आएगा, उसमें ये अपने सवाल आएंगे। तो ये मान के चलो कम से कम 8 से 10% अपने को इस टॉपिक से मिलने हैं। तो 8 से 10 टॉपिक जो प्रश्न है वो हम इस टॉपिक से कर सकते हैं। तो आज हम विस्तार से समझेंगे मापन और मूल्यांकन क्या है। तो अब अपन देखते हैं कि मापन और 3 पक्ष अपने को देखने होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। अब हम अलग अलग समझ पा रहे हैं कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। मापन में हम केवल और केवल उसका एक पक्ष देखते हैं कि उसका जो ज्ञान है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, उसको जो हमने पढ़ाया है। जैसे मान लीजिए आपने अभी क्लास में पढ़ा है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो वो 4 ही सीखा आपने और आपने याद रख लिया, तो केवल ज्ञान पक्ष का आपका आंकलन हो रहा है, इसके अलावा और किसी की भी आंकलन नहीं हो रहा है। जबकि जो भावनात्मक और क्रियात्मक है, ये तीनों चीजें, ज्ञान, भावनात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों का मूल्यांकन अपन मूल्यांकन में करवाते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए स्पष्ट रूप से कि भाई मापन में केवल और केवल हम कह सकते हैं जो परीक्षा होती है, परीक्षा में नंबर देते हैं ना, गुरुजी परीक्षा ले ली और परीक्षा में टेस्ट जांच कर भाई तेरा 10 में से 2 आए, 5 आए, 10 में से 10 आए, तो वो केवल और केवल मापन का भाग है। और मापन जो है वो मूल्यांकन का एक हिस्सा मात्र है, मूल्यांकन का एक भाग मात्र है। मापन जब अपन मूल्यांकन करेंगे तो मापन इसके अंदर अपना आप ही सम्मिलित हो जाएगा। आज के समय में हम किसी भी व्यक्ति की पढ़ाई में कमजोर होने से यह नहीं कह सकते कि यह जीवन में सफल नहीं है। और हम देखते हैं ना, जो पढ़ने में ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो नौकरी लगाने तक ही सीमित रहे, और जो दूसरे चीजों में एक्टिव है तो वो नौकरी के साथ और भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो यहां यह आता है कि मापन के साथ मूल्यांकन में मापन इसका भाग है। क्लियर हो गया? मापन में हम देखते हैं कि मापन में केवल और केवल अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि परीक्षा में हम अंक दे रहे हैं कि 10 में से कितने आ गए, 5 में से कितने आ गए, वो अंक दे रहे हैं, ये एक मात्रा बताता है। हम कहते हैं ना, वर्क करना चाहिए क्वालिटेटिव आधार पे, यानी कि इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से किसी चीज का मापन करना चाहिए। तो मापन क्या करता है, केवल मात्रा बताता है कि हाँ भाई इसके फर्स्ट डिवीजन पास हो गया तो इंटेलिजेंट है, सेकंड डिवीजन पास हुआ है तो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। तो हमें केवल और केवल ये एक मात्रा बताता है, केवल एक अंक बताता है या एक संख्यात्मक ज्ञान करवाता है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करवाता है। ये केवल एक पक्ष का मापन करता है। हम मापन और मूल्यांकन में तीनों पक्ष सम्मिलित होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक रूप से व्यक्ति कितना एक्टिव है
उसकी हमें जांच करनी है, क्योंकि हमने उसको पढ़ा दिया है, अधिगम करवा दिया। तो मापन जो होता है वो केवल एक पक्ष, उसके ज्ञान पक्ष का हमें परिचय करवाता है, अन्य दूसरे पक्षों को नहीं बताता है। तो अब एक पक्ष बता रहा है इन तीन पक्षों में से जो केवल एक पक्ष की बात करता है, तो हम क्या कहेंगे कि तू तो सीमित है भाई। जब इतनी सारी चीजों के बारे में कोई आदमी नहीं बताता है, एक के बारे में बताता है, तो इसका मतलब उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सीमित। अब सीमित है, छोटा है, तो जाहिर सी बात है उसमें समय भी कम लगेगा, श्रम भी कम लगेगा, धन भी कम लगेगा। यानी कि किसी व्यक्ति का मापन करना, मूल्यांकन करने की तुलना में आसान है। क्यों? एक पेपर बनाया और उसका टेस्ट ले लिया तो पता चल गया भी होशियार है कमजोर है। हाँ, होशियार और कमजोर का पता तो कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल ज्ञान पक्ष के आधार पर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ज्यादा व्यापक नहीं है, सीमित हो गया, इसका क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया। और इससे अपन भविष्यवाणी तो कर सकते हैं। हाँ यार, पढ़ने में ठीक है, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास होता आया है, 10वीं में अच्छे परसेंटेज है, 12वीं में अच्छे परसेंटेज है, इसमें ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज है, तो रीट में भी भाई अच्छे परसेंटेज बना लेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई ये आगे चल करके इतना बड़ा काम कर लेगा। इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी कमियां और इसके बारे में। तो ये जो बता रहा है कि अंक है, ये केवल मात्रात्मक सूचना दे रहा है, वो केवल और केवल आपके किसमें होता है, मापन में। जबकि मूल्यांकन क्या होता है, एक तो इसकी तुलना में थोड़ा विस्तृत है। मूल्यांकन आपके ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को विस्तार से बताए, जिससे पूरे के पूरे मूल्यों का निर्धारण हो जाएगा। ये उसकी मात्रा तो बताता ही है कि भी परीक्षा में कितने नंबर आए, उसके साथ में उसके दूसरे गुण कौन कौन से। जरूरी थोड़ी है किसी आदमी को पढ़ने में कमजोर हो तो उसको दूसरी चीज नहीं आती। हो सकता है वो अच्छा सा ट्रैक्टर चला ले, अच्छी सी उसको ड्राइविंग करनी आए, अच्छी सी वीडियोग्राफी करनी आए उसको, या मान लीजिए उसमें कोई और सृजनात्मकता हो, तो वो जीवन में और अच्छा कर जाए। तो ये देखा जाता है मूल्यांकन में कि उसमें मात्रात्मक जो परीक्षा में नंबर देके अपन 3 इडियट पिक्चर में देखा था ना, कि कभी भी सफलता के पीछे मत भागो, खुद सफल हो या खुद अपने आप में वो क्वालिटी डेवलप करो, सफलता तो झक मार के अपने पीछे आएगी। तो यही चीज मूल्यांकन कह रहा है कि मात्रात्मक अंकों पे मत जाइए, आप तो गुणों पे जाइए। तो ये हो जाएगा, मात्रात्मक भी करता है और गुणात्मक भी करता है। और हम तो शुरुआत से कहते आए क्वालिटी के बजाय, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला आता है कि मूल्यांकन इन सभी पक्षों पे, सभी पक्ष का मतलब ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों के बारे में अपने को विस्तृत डिटेल देता है। यानी कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। यदि हमने मूल्यांकन कर लिया किसी का सही ढंग से, तो हम ये बता पाएंगे कि भैया बड़ा होकर के क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि नंबर कम आ रहे हैं तो तू असफल आदमी है पर जीवन में सफल नहीं हो सकता है। नहीं, जीवन में सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है। और ऐसे ढेरों उदाहरण अपने सामने हैं जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े अच्छे मुकाम हासिल किए। तो क्यों? क्योंकि उनमें क्वालिटी थी। क्योंकि हमने परीक्षा में पढ़ते वक्त केवल उसकी ये देखी थी क्वांटिटी के कितने नंबर ला रहा है, 8 ला रहा है, 10 ला रहा है, या 10 में से 10 ला रहा है। 10 में से 10 वाला असफल हो सकता है, बल्कि यदि उसमें क्वालिटी है तो वो दूसरे क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। तो मूल्यांकन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में विस्तार से बताएगा। उसका ज्ञान पक्ष भी बताएगा, भावात्मक पक्ष भी बताएगा और क्रियात्मक पक्ष भी बताएगा। इसका मतलब जो जिसके बारे में सर्व सूचना उपलब्ध करवाता है, इसका मतलब उसका क्षेत्र बड़ा है और वो व्यापक है। क्लियर? अब यदि बताइए किसी आदमी के बारे में अपने को डिटेल से जानना है, तो भाई साहब राम राम, कहां के हो, अपना नाम पता बता देगा तो क्या पता चल जाएगा कितनी क्वालिटी? नहीं, हम उसके साथ समय बिताएंगे, उसके साथ जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जांचें करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ चीज है तो क्वालिटी वाली, बढ़िया गुणवान आदमी है। ऐसा नहीं है रिश्ता करने जाते हैं, वो कहते हैं ना, अच्छा ठीक है भाई उनको लड़की दिखा दो या लड़का दिखा दो, बेटा पानी लाना, बेटा चाय लाना, ऐसे देखने जाते हैं जैसे कि इनमें तो कोई क्वालिटी चेक करने का सेंसर लगा हुआ हो। एक चाय का कप लेके आएगा, उसको देख के ही बता देंगे। तो ऐसे अपना
नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास देखना है तो फिर हमें उसके साथ समय देना पड़ेगा, वैसा ही टेस्ट तैयार करना पड़ेगा और धन भी अधिक खर्च होगा। और इन सब करने के बाद में हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भैया अब इस पूत के पैर पालने में दिख गए। तो ये तो था अपना मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है और मापन और मूल्यांकन बेसिक रूप से क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन की विशेषता क्या है और मूल्यांकन के उद्देश्य। बात कर रहे हैं मूल्यांकन की क्या विशेषता है और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। कोई भी चीज है उसकी क्या विशेषता है। मान लीजिए आप में भी भगवान ने कोई न कोई अच्छी विशेषता दी हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयां होती है, बुराइयां होती है, तो हर चीज की कोई न कोई विशेषताएं जरूर होती है। तो हम मूल्यांकन की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था अभी मूल्यांकन की विशेषताएं देख रहे थे तो उसमें यह था कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि मूल्यांकन हमेशा होता रहता है व्यक्ति का। आज भी कोई व्यक्ति सर ने पढ़ाया, मान लीजिए टेस्ट लिया है, तो उसका हमेशा कहीं ना कहीं या परिवार में या रिश्तेदारी में या स्कूल में जहां कहीं पे भी वो जाता है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग और देखते हैं कि भाई हाँ ये क्वालिटी किस प्रकार की है। आपके दोस्त आपके बारे में जब आप अनुपस्थित होते हैं आपके बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, अरे यार हाँ वो ठीक है यार, इस तरीके का उसकी, तो वो क्या है, वो उसका मूल्यांकन ही तो है और क्या है। एक ये व्यापक है, व्यापक इसलिए क्योंकि हम उसके कितने तीनों पक्षों की चर्चा करते हैं। कौन कौन सा? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। एक दर्पण की तरह, दर्पण का मतलब पूत के पैर पालने में भी दिखाने वाला कौन होता है? मूल्यांकन होता है। एक शीशा है कि बेटा तू बड़ा होकर के जीवन में ये काम करने के काबिल है। क्यों? क्योंकि हमने तेरा क्या कर लिया है? मूल्यांकन कर लिया। हमने तेरा मापन नहीं किया, हमने तेरा मूल्यांकन किया। हमने आपके रिपोर्ट कार्ड के नंबर देख करके आपके जीवन का आकलन नहीं किया है। हमने आपके जीवन के सभी पक्षों को देख करके हमने अनुमान लगाया है कि आप जीवन के सफल इंसान बनोगे या असफल इंसान बनोगे। कहते हैं ना, पढ़ाई में तो ठीक नहीं था लेकिन बिजनेस में उसने इतना अच्छा कर दिया कि पढ़ाई की सारी कमियों को धो डाला। ये सारी विशेषताएं किसकी है? मूल्यांकन। तो प्रश्न ये आता है, सर ये बताओ फिर ये मूल्यांकन कर क्यों रहे? क्या एम है? हमें पूछा जाता है ना कि आपके लाइफ के एम क्या है, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, आप जीवन में बड़ा होकर के क्या करना चाहते हो। तो मूल्यांकन के भी कुछ ना कुछ उद्देश्य हैं। वो उद्देश्यों में आता है एक तो निदान करना। निदान का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम देखते हैं ना कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं जाओ जांच करवा लो, ये करा लो, सोनोग्राफी करा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो और एक्सरे करा लो और ईसीजी करा लो। अपन सोचते हैं क्या डॉक्टर साहब दवाई तो लिखते नहीं है, ये फालतू की जांचें करवाते। तो ये मूल्यांकन भी क्या करता है? निदान करता है। निदान का मतलब होता है जांच करना। क्या करना? जांच करना। किसकी जांच करना? कि फला व्यक्ति में कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा पक्ष कमजोर है। कभी भी कभी देखते हैं ना, एक बच्चा होता है क्लास में नंबर तो पूरे में से पूरे लाता है लेकिन संपट किसी के साथ नहीं बैठता, क्लास में दोस्त पूछे तो एक भी नहीं। क्यों? उसका भावनात्मक पक्ष है ही नहीं, तो वो चीज कमजोर हो गई। तो उस चीज को जांचना कि भैया इसमें कमी है तो क्या कमी है, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। किससे कर सकते हैं? मूल्यांकन से। मूल्यांकन करेंगे तभी तो अपने सामने आएगा ना। भाई आप हमारे सामने आओगे तो हमें पता लगेगा ना आप में क्या कमियां और क्या अच्छाइयां हैं। रीट की तैयारी कर रहे हैं, पता चलेगा मोटे मोटे ग्रंथ ले आए पढ़ने के लिए और पर अकेले अकेले बैठ के कमरे में पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं दिखाया, तो कैसे जांच होगी? कैसे पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? वो तो अपन किसी से मिलेंगे या कुछ देखेंगे तब पता चलेगा कि नहीं भी पढ़ा भी अपन ठीक है। दूसरा होता है उपचार करना। जब कमी पता चल जाएगी तो उसका उपचार भी कर देंगे। जैसे बीमारी वैसी दवाई, कहते हैं ना, बीमारी होगी तो वैसा ही दवा दारू लेना पड़ेगा। वो दारू हम बता रहे हैं वो वाला नहीं है, ये हमारा मेडिसिन की बात हो रही है, ऐसा नहीं आप कोई दूसरा ही अर्थ निकाल लो। तो मूल्यांकन उपचार करने में अपनी सहायता करता है। एक छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं अपन कि हाँ बेटा तू इतना तो कर लिया लेकिन इस चीज को सुधार ले तो तू और अच्छा कर ले। तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। कोई आदमी होता है ना कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हुई, पढ़ा है यार, कौन करे यार नीट की तैयारी, 10 लाख परीक्षा दे रहे हैं,
20-30 हजार की वैकेंसी है, कैसे नंबर आए? अरे नहीं भाई, अपने को तो एक सीट चाहिए और चल तू मैदान में और दौड़ मेरे साथ। तो वो क्या होता है, मोटिवेट होता है कि यार देख तेरी इतनी कमियां तो ये है, इनको अपन सुधार लेंगे तो तेरा नंबर तो टॉप रैंक में आएगा। तो वो क्या कर सकते हैं, अपन उसको मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरह हम क्लास में बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब बच्चा कमजोर है पढ़ने में या फिर प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली का मतलब इंटेलिजेंट। तो ये चीज अपन इस मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये तो था अपने मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में अपन ने अंतर देख ली, मूल्यांकन की विशेषताएं देख ली और मूल्यांकन के उद्देश्य देख लिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये समराइज रूप में दिख जाएंगे और इसके बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न भी अपन सोल्व करेंगे ताकि इस टॉपिक के जो सभी में अपने सिलेबस में है ज्यादा से ज्यादा अपन सही कर पाए और अपनी एक सीट पक्की कर पाए। अब अपन देखेंगे कि मापन और मूल्यांकन हम करते कैसे। हाँ, सब समझा दिया गुरुजी, हमको अंतर बता दिए, मापन समझ गए, मूल्यांकन समझ गए, इसकी विशेषता समझ गए, इसके उद्देश्य समझ गए, लेकिन करेंगे कैसे? अपने पास कोई ऐसी मशीन है कि कोई और भी तरीके? तो अपन अब देखेंगे कि मापन और मूल्यांकन हम किस प्रकार या किस तरीके से करेंगे और क्या क्या अपना तरीका रहेगा। तो यह है फ्रेंड अपने सामने एक चार्ट जो मूल्यांकन के बारे में अपने को विस्तार से बताता है कि मूल्यांकन हम किस किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला तो मेरा ये रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब हम समझते हैं इस मूल्यांकन करने के चार्ट को कि मूल्यांकन कैसे कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि मूल्यांकन के अंदर हमें क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक तीनों पक्षों को मापना है। तो एक तो होता है आपके संख्यात्मक मान जिसको अपन परिमाणात्मक मान भी बोलते हैं और दूसरा होता है आपके गुणात्मक मान। तो सीधी सी बात है कि जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन में हम संख्यात्मक मान पता करेंगे कितने नंबर आ रहे हैं उसके बारे में, दूसरा हम देखेंगे उसका गुणात्मक पक्ष क्या है वो, और गुणात्मक पक्ष में ही एक भावनात्मक पक्ष है उसकी जांच कर ली जाती है। तो गुणात्मक वाले में भावनात्मक आ गया, ये चैप्टर यही क्लोज हो जाता है। अब आता है कि हमें उसके संख्यात्मक या परिमाणात्मक मान पता करने हैं कि कितने नंबर लाने लायक है, कितने अंक लाने लायक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष को अलग अलग बांट देते हैं, क्योंकि हमने कहा था मूल्यांकन में हम तीनों पक्षों की जांच करेंगे। कौन से? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष की। तो भावात्मक पक्ष आता है वो आता है गुणात्मक पक्ष के अंदर। अब जो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष है उसको जांचना है कि भाई ज्ञान पक्ष में हमें पता था कि जो ज्ञान पक्ष होता है वो ज्ञान पक्ष मापन का है। ज्ञान पक्ष किसका है? मापन का। और मापन हमें क्या बताता है? केवल संख्या बताता है कि परीक्षा में कितने में से कितने नंबर आए हैं। कोई कहते हैं ना मैं फर्स्ट आ गया भाई क्लास में, कोई हमारे जिसके ठीक है भाई लास्ट में कहीं आगे पास हो गए, और इस बार तो कोरोना वो पास हो गए जिनको गुरुजी 3-3, 4-4 साल तक 9वीं और 11वीं क्लास में बिठाए रखते थे कि नहीं बेटा तेरे को पास नहीं करेंगे, तू रिजल्ट खराब कर दे, तो वो भी पास हो गए। क्यों? क्योंकि वह संख्यात्मक पक्ष इस बार गौण हो गया था कि सब पास है। तो अब हमें देखना है कि उस बच्चे का ज्ञान पक्ष अपने को मापना है तो हम क्या करेंगे? या तो उसकी मौखिक परीक्षा लेंगे या लिखित परीक्षा लेंगे। और मौखिक परीक्षा लेनी है तो मौखिक परीक्षा में या तो हम वाद विवाद करवा लेंगे दो के बीच में, या प्रश्न पूछ लेंगे उसको कि भाई बता ये प्रश्न क्या है, उसका प्रश्न के बारे में पूछ, या उसको कह देंगे चल ये बता दे, तू एक मूल्यांकन पे भाषण देके बता दे। तो भाषण कब देगा? उसको आएगा तब। या उससे उच्चारण करवा के या पढ़वा के दिखलाएंगे कि भाई कितना आता है। तो जब भी ज्ञान पक्ष का मौखिक पक्ष जांचना है, उसको बोलने में कितना है या उसको याद कितना है, तो उसमें अपन उसका वाद विवाद, प्रश्नावली, भाषण और वाचन से जांच करके पता लगा लें। अब हमें ज्ञानात्मक पक्ष में मौखिक पक्ष तो अपना क्लियर हो गया, अब हमें उसके लिखित पक्ष को जांचना है कि लिखने में उसके कितने नंबर आते हैं। तो लिखित पक्ष के जो प्रश्न बनते हैं वो भी 4 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला है वस्तुनिष्ठ, जिसको अपन कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव, एबीसीडी वाला प्रश्न या एबीसीडी वाला प्रश्न, 4 एक ने भरना जो। दूसरे होते हैं अति लघुतरात्मक, तीसरे होते हैं लघुतरात्मक और चौथे होते हैं निबंधात्मक। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनका अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न वो होते हैं कि एक प्रश्न लिखा हुआ आता है, उसमें अपने को 5 शब्दों तक उत्तर लिखना होता है, केवल
5 शब्दों में यदि उत्तर पूरा हो जाता है लिखने से, क्योंकि लिखित पक्ष है और 5 शब्दों में उसका उत्तर पूरा लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा अपना अति लघु उत्तरात्मक। यदि वो शब्द जो प्रश्न आया उसका उत्तर यदि वो 10 शब्दों में लिखना होता है, शब्दों की संख्या कितनी 10, तो हम कहेंगे लघु उत्तरात्मक है। और यदि शब्दों की संख्या 50 या इससे अधिक है तो हम कहेंगे कि वो निबंधात्मक टाइप का प्रश्न है। तो ये चीज क्लियर हुई कि संख्यात्मक पक्ष में जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष का जो लिखित पक्ष है, उस लिखित पक्ष में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो अभी डिटेल से देखेंगे, लेकिन अति लघुत्तरात्मक कब कहोगे जब उसका उत्तर अपन 5 शब्दों में दे रहे हैं। लघुत्तरात्मक कब कहेंगे जब उसका उत्तर अपन 10 शब्दों में दे रहे हैं। क्लियर? यदि उसका उत्तर अपने को 50 या उससे अधिक शब्दों में देना पड़े तो हम कहेंगे कि वो निबंधात्मक। अब आता है वस्तुनिष्ठ का, जिसके परीक्षा में रीट में काफी बार प्रश्न पूछे गए। हम प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे, एक एक प्रश्न भी करेंगे, कहां से कैसा कैसा प्रश्न बना। और ये जो चार्ट है ना, ये मान के चलो कि आपके 3 से 4 सवाल सही करवा देगा ये चार्ट केवल, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे गए। अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, पूछा जाता है परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रतिविज्ञान प्रश्न और दूसरे होते हैं प्रत्यास्मरण प्रश्न। अब जो प्रतिविज्ञान प्रश्न है ये भी आगे आपके 5 प्रकार के होते हैं। कैसे? वस्तुनिष्ठ का मतलब अपन तो आज तक यही समझते आ रहे थे कि सर जो एबीसीडी वाले प्रश्न है या के वाले प्रश्न है, नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्याविज्ञान और प्रत्यास्मरण। क्लियर? अब जो प्रत्याविज्ञान प्रश्न है वो आगे 5 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? सत्य या असत्य। मान लीजिए परीक्षा में आपको प्रश्न दिया जिसमें जो छोटे बच्चे 5वीं 6ठी क्लास की या दूसरी तीसरी, उनसे कोई प्रश्न दे करके ये पूछा जाता है सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स पूछा जाता है। दूसरे आता है मिलान, यानी कि बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनके सामने ये लिखा जाता है 1 2 3 4, उधर 1 2 3 4 5 की स्पेलिंग लिख दी, उनको कहते हैं मिला बेटा, 1 किसकी स्पेलिंग है, 2 किसकी है, 3 किसकी, तो वो हो जाएंगे मिलान टाइप के। बहुविकल्पात्मक जो अपना आज तक जानता है एबीसीडी वाले जो होते हैं, वो वर्गीकरण का मतलब कि 4 या 5 दे दिए, अपने को कहता है कि इनको अलग अलग करो, कि जैसे कि मान लीजिए वायरस जनित रोग कौन से हैं, आपके जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से, या मान लीजिए आपके राजस्थान ये जिले कौन से जो राजस्थान राज्य के, इनमें से कौन से जिले जो पंजाब राज्य के हैं, इनमें से कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के, तो वो क्या हो गया, उसका वर्गीकरण हो गया। एक होता है अनुरूपता वाला, कि इनमें से कौन से आपस में मिल रहे हैं, मेल खा रहे हैं, मैच करने वाले, तो वो सारे के सारे किस प्रकार के प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, वस्तुनिष्ठ के। और वस्तुनिष्ठ के अंदर यदि और कैटेगरी देखी है तो वो आ जाएंगे आपके प्रत्याविज्ञान के। और प्रत्याविज्ञान में भी यदि सत्य असत्य हो सकता है, मिलान वाले हो सकते हैं, बहुविकल्पी वर्गीकरण या अनुरूपता वाले हो सकते हैं। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, साला इतना क्या कंफ्यूजन जीवन में। कंफ्यूजन तब होता है जब अपन किसी चीज को कंसेप्ट से नहीं समझ के रटने के हिसाब से समझते। कंसेप्ट क्या, ये चार्ट बन गया, बिल्कुल परीक्षा में प्रश्न आया, मिलान प्रश्न उदाहरण है, वस्तुनिष्ठ, अतु लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक, तो सीधा कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ का। मिलान पद है, प्रत्याविज्ञान, प्रत्यास्मरण, अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक, तो सीधा कह देंगे प्रत्याविज्ञान पर आधारित है। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर। दूसरा आता है वस्तुनिष्ठ का प्रत्यास्मरण प्रश्न। ये जो प्रत्यास्मरण है इसमें 2 तरीके का आते हैं, साधारण प्रत्यास्मरण और दूसरा होता है रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि खाली जगह दे दी, भारत की राजधानी खाली जगह है, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, जयपुर, तो वो रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है, तो वो प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ ही है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन सा प्रश्न है, प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न है। तो ये तो था अपना जो संख्यात्मक या परिणात्मक पक्ष है, उसमें ज्ञानात्मक पक्ष का भाग। ज्ञानात्मक पक्ष में हमने देखा था मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है। इसी तरह संख्यात्मक वाला है, उसमें एक तो ज्ञानात्मक है और दूसरा कौन सा है, क्रिया, कि वो क्रिया कैसे कर सकता है, उसको बनाना कैसे आता है, क्रिएटिव कितना है, उस चीज का हमें क्या करना है, मूल्यांकन। तो हम क्या करवाएंगे, या तो उससे चार्ट बनाएंगे किसी भी प्रकार का, या हम कोई मॉडल बनवाएंगे। चार्ट का मतलब तो नक्शा बनवा लिया आपने, मान लीजिए भारत का नक्शा बना के लेके आइए, या पारिस्थितिकी तंत्र का नक्शा बनाइए, भारत में नदियों का प्रवाह कैसे हो रहा है, नक्शा बना के लेके आइए। यदि हमने उस चार्ट के अलावा हमने मॉडल बनवा लिया, मॉडल का मतलब कोई भी चीज जो वास्तविक रूप में है उसको छोटे रूप में दर्शाना।
आजकल देखते हैं ना, अभी चुनाव हुए थे, लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर लेके खड़ी रहते हैं वो मशीन कि देखो मकाड़ो दूजोड़ो नंबर मकाड़ो तो बजो सा, वो डमी होती है, यानी कि जो वास्तविक है उसका छोटा रूप वहां आपको दिखा रहे हैं, तो वो एक मॉडल टाइप से होगा। मान लीजिए अपने पूरे भारत के अंदर जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू वाला बना हुआ है यूनिटी का, तो उसको छोटे रूप में दिखा रहा है, तो वो उसका एक मॉडल हो गया, या फिर मानचित्र बनवा के अपन दिखा रहे हैं, तो वो उसके कौन से पक्ष को मापते हैं? क्रियात्मक पक्ष को। तो ये था मूल्यांकन का मापन हम किस विधि से करेंगे, कौन सी विधियां काम में लेनी है, और वो विधि उसके कौन से पक्ष को मापती है, ज्ञानात्मक पक्ष को मापती है या क्रियात्मक पक्ष को मापती है या भावात्मक पक्ष को मापती है। क्लियर? फिर ज्ञानात्मक पक्ष को मापने के लिए यही मौखिक और लिखित, इससे देख करके अपन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा में एक प्रश्न आ गया, मॉडल बनाना निम्नलिखित में से मूल्यांकन के किस पक्ष का आंकलन करता है, तो सीधी सी बात है भाई, ये मॉडल हो गया, ये इधर क्रियात्मक पक्ष आ गया, क्रियात्मक में ज्ञानात्मक पक्ष आ गया, और ये मूल्यांकन हो गया, तो क्रियात्मक पक्ष ज्यादा उत्तर सही हो जाएगा। यदि हमसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में मिलान प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दे रखा है ऑप्शन, प्रत्याभिज्ञान भी दे रखा है, प्रत्यास्मरण भी दे रखा है, और अतिलघु उत्तरात्मक भी दे रखा है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? प्रत्याभिज्ञान। करेक्ट तो ये भी है, पर इससे ज्यादा करेक्ट कौन सा है? ये। जैसे कोई पूछता है ना कि कहां का है, राजस्थान का, और एक कहता है नागौर का, तो राजस्थान भी सही है, नागौर भी सही है, लेकिन नागौर ज्यादा सही है क्योंकि और ज्यादा समेट। तो आई होप कि आपके ये चार्ट क्लियर हुआ होगा। इस चार्ट को मैंने इसलिए बनाया था कि इस चार्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे पक्ष पूछे गए हैं, तो ये चीज अपने को बिल्कुल क्लियर करनी है। तो ये चार्ट आप बिल्कुल बना के रख लें, और आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कल हम इसी मूल्यांकन वाले पार्ट का जो दूसरा पक्ष है अपना, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या तो गुण है, क्या दोष है, और एक जो प्रश्न पत्र होना चाहिए उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। जैसे कि हम बार बार सुनते आते हैं, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, वर्गीकरण करने वाला होना चाहिए। तो इन टर्म्स पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो और इस टॉपिक के जो प्रश्न है उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। आपका राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रीट की परीक्षा में, पटवार और बाकी सारी परीक्षाओं में हम आपके सहायक सिद्ध होंगे, और आप बिल्कुल जी जान से तैयारी कर रहे होंगे, और आप हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद।